नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया लाख टके की बात का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी चुनाव पर बीजेपी की बैठक। करीब 5 घंटे तक चली बैठक। काशी गोरखपुर क्षेत्र के उम्मीदवारों पर चर्चा। सीएम योगी की बैठक में मौजूद भी रहे। टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। कोर ग्रुप के बाद अलग बैठक हुई। अमित शाह ने अलग से बैठक ली है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की सियासी कसरत जारी है। लगातार एक के बाद एक बैठक की जा रही है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है और ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली। काशी गोरखपुर चर्चा की गई और इसके साथ साथ ये भी है कि बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत की गई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। काशी गोरखपुर क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई। और हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बीजेपी की जो बैठक हो रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है, आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक थी वो तकरीबन 5 घंटे चली और 5 घंटे में तमाम जो पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जो बचे हुए क्षेत्र थे पिछली बार से, उन पर सब तक चर्चा पूरी हो गई है। जिसमें चाहे वो काशी क्षेत्र हो, गोरखपुर क्षेत्र हो या अवध क्षेत्र हो, उन सब सारे क्षेत्रों पर चर्चा पूरी हो गई है। अब बीजेपी कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें जो बची हुई सीटें हैं उन पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करके उसमें नामों पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। तो तमाम जो बड़े नेता थे इस बैठक में मौजूद थे। उसके बाद में, उस बैठक के बाद में गृह मंत्री अमित शाह अलग से कुछ नेताओं के साथ बैठे, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ये सब लोग इस बैठक में शामिल थे। तो जो सुबह जो गठबंधन के सहयोगी के साथ जो बातचीत हुई, फिर उस बातचीत को लेकर उनकी अलग से इस बैठक में चर्चा हुई और चर्चा करके बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर ही गठबंधन की जो सीटें हैं उन पर भी घोषणा संभव है। पवन, क्या इस बैठक के दौरान किसी नए नाम को लेकर चर्चा की गई है क्या? क्योंकि काशी और गोरखपुर के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है। देखिए, बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में भी देखा कि तकरीबन 20 के आसपास सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था और उसके अलावा 21 नए लोगों को उन्होंने चुनाव में उतारा था। तो ऐसे में इस लिस्ट में भी संभावना की जा सकती है जो कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तो इसमें भी कुछ नए नामों को देखने को मिल सकते हैं। कुछ नए नाम लड़ाए जा सकते हैं। कुछ सिटिंग विधायक जो हैं वो उनका टिकट कट सकता है। हालांकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये पहले ही बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि अब बहुत ज्यादा लोगों के टिकट नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ, जिनके हारने की संभावना बहुत ज्यादा होगी उनके टिकट बीजेपी काट देगी। बिल्कुल पवन, इस बात का इंतजार करना होगा कि कल जब टिकट की लिस्ट सामने आएंगे तो किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट काटा जा रहा है और किस नए उम्मीदवार को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के साथ नमो ऐप के माध्यम से बातचीत करते हुए सभी के सुझाव और सवालों को भी यहां पर रखा है और जवाब भी दिया है। पूरा संवाद शहर के विकास, टीकाकरण, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और चुनावी गतिविधियों पर केंद्रित रहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कंपटीशन के जरिए ही नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन कराने की भी अपील की है। हम हर बूथ के अंदर एक कंपटीशन करें और आने वाले 15 दिन के अंदर कर लें, 30 जनवरी के पहले कर लें। और कंपटीशन क्या हो? हमें मालूम है कि नमो ऐप पर भारतीय जनता पार्टी का एक माइक्रो डोनेशन, सूक्ष्म दान का अभियान चल रहा है। 5 रुपया भी आप पार्टी को दान दे सकते हैं। ये अपने आप में एक संस्कार भी है, संगठन की शक्ति भी है। क्या हम पोलिंग बूथों के बीच में एक स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं कि कौन पोलिंग बूथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया है और इस दौरान हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम पर कीचड़ उछालने वाले मामले में प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों शादी से जुड़ी बातों और कपड़े के पहनाव को लेकर निशाने पर लिया जाता है।
नहीं करना चाहे तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं करते ये सवाल? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या पहनते हैं, कि किससे शादी करेंगे नहीं करेंगे? या आप किसी और पुरुष से क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ महिलाओं से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों? मैं समझती हूँ कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ। उधर समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आजम खान जेल में ही रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनको पार्टी ने रामपुर सदर सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं अब्दुल्ला आजम को स्वाट टांडा से टिकट दिया गया। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। हालांकि कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। यूपी में गठबंधन का हिस्सा ना बनाए जाने को लेकर जेडीयू के नेता बीजेपी से काफी नाराज हैं। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी मौजूद हैं। सर, आप एक लंबे समय तक एनडीए के घटक रहे हैं, मौजूद घटक रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस बार आप उत्तर प्रदेश में अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न तो आप हमारी मित्र पार्टी से कीजिए। हम तो आज भी इस वक्त भी उनके साथ वार्ता करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वार्ता के द्वार उन्होंने बंद किए, हमने बंद नहीं किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम एनडीए के संस्थापक हैं। अटल जी, अडवाणी जी, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन हुआ था। हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा और मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। कल्याण सिंह जी के भी, राजनाथ जी के भी और राम प्रकाश गुप्ता जी के भी। ये सही है कि 2017 में हमने चुनाव नहीं लड़ा था और हमारा मुख्य समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहतर तरीके से बताएंगे कि उन्होंने एनडीए के गठबंधन में हमें क्यों नहीं रखा। हमारे सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने सवालों के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए हम यह चुनाव लड़ें। सर, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और कब प्रत्याशियों का ऐलान होगा? हम आज पदाधिकारियों की बैठक और उम्मीदवारों की बैठक के बाद एक लिस्ट लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है और उसी में फैसला होगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ें। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन ना करने की बात भी दोहराई है। समझता हूं कि अब से पहले भी बहुत सारी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ी है और हम अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ेंगे, अपने कंधों के भरोसे लड़ेंगे, अपने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों की मेहनत से लड़ेंगे। हमने 5 साल 6 साल जो संघर्ष किया उसके भरोसे लड़ेंगे, हमने जो आंदोलन किया उसके भरोसे लड़ेंगे और हम मिलके एक मजबूत जो है ना विकल्प बनेंगे और जनता से मांग करेंगे कि जो स्थापित दल हैं, जिनकी सरकारें आपने देख ली हैं और फिर 5 साल बाद आप जो है निराश होकर फिर अपने घर लौटते हैं, ऐसी सरकारों पे भरोसा करने के बजाय वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करें। और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, कल बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। अपर्णा यादव, तो अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। हालांकि जब अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आई तो अखिलेश यादव ने इस बात पे कहा था कि ये घर का मामला है, हम समझ लेंगे। और इस बात पर शिवपाल यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि पहले काम करें फिर आगे बात करेंगे, उन्हें फिलहाल समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आने लगी हैं, लेकिन अब जो खबर मिल रही है वो ये है कि कल बीजेपी का दामन थाम सकती हैं अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। तो बड़ी खबर मिल रही है, अपर्णा यादव कल बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से पहले
चाहे बात शिवपाल यादव की करे और चाहे बात अखिलेश यादव की करे, इन्होंने कहा कि घर का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अब तो ये बात सामने आ चुकी है कि अपर्णा यादव कल बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। देखिए, पिछले लगातार कुछ दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो ऐसे में हमारे जो बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनसे हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि बहुत ही जल्द ही हम अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराएंगे। तो ऐसे में अब ये तमाम ये खबरें हैं तो अब ये आ रही है कि अपर्णा यादव संभव से कल बीजेपी में शामिल हो सकती है। ऐसी तमाम जो बातें हैं, जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो अब यह बीजेपी में भी कई सारे जो नेता हैं, जो सूत्र हैं, उनका कहना यह है कि कल बड़ी एक ज्वाइनिंग बीजेपी के अंदर हो सकती है। और जो जिस तरह से बीजेपी में फूट हुई थी उस समय, जो स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए, ज्वाला सिंह चौहान छोड़ गए, तो उसका जवाब यहाँ मुलायम परिवार में तो सेंध लगाकर बीजेपी दे सकती है। पवन, लेकिन क्या अभी भी अटकलें हैं या फिर कोई दांव पेच अब भी है कि शामिल हो सकती हैं या फिर नहीं? ये भी अभी कहीं ना कहीं अटकलें ही है क्या सिर्फ? देखिए, ये अटकलें नहीं है। जिन उच्च पदस्थ सूत्रों से बीजेपी के से जब हमारी बात हुई थी, जिनका कहना है कि जो कहीं ना कहीं एक कोर कमेटी के मेंबर हैं इस पूरे मामले में, उनका कहना यह था कि बहुत जल्द शामिल कराएंगे। तो ये सिर्फ अटकलें नहीं है, लेकिन जब तक बीजेपी का दामन नहीं थाम लेते तब तक तो हम इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने बिल्कुल पवन, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन पवन, ये भी बात सामने आई थी जब अपर्णा यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, इससे पहले अखिलेश यादव ने भी और साथ ही साथ शिवपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि घर का मामला हम सुलझा लेंगे। देखिए, आपने देखा हो पिछले लगातार 3-4 साल से अपर्णा यादव बीजेपी के संपर्क में थी और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी, बीजेपी सरकार की तारीफ करती नजर आ रही थी। और अब लगातार बीजेपी के नेतृत्व के संपर्क में अपर्णा यादव बनी हुई थी। ऐसे में कई बार अखिलेश यादव ने हो या कुछ दिन पहले शिवपाल यादव से मुलाकात की हुई थी, उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जो अपर्णा यादव नहीं मानी, तो अब उन्होंने अंतिम ये फैसला कर लिया है कि बहुत जल्द वो बीजेपी का दामन थाम सकती है। बिल्कुल, ये तो बातें हो गई कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको टिकट मिलेगा या फिर अगर टिकट मिलता है तो किस सीट से वो लड़ेंगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जब बीजेपी सूत्रों से हमारी बातचीत हुई तो हमने पूछा कि क्या उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, और अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो क्या वो लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो बीजेपी के नेतृत्व का कहना यह था कि उनको चुनाव तो लड़ाया जाएगा, लेकिन जो सीट जो है वो जरूरी नहीं है जो सीट से वो मांग रही हो वही सीट हम दें, वो सीट हम तय करेंगे कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारी पहले से पूरी कर चुकी है उनको शामिल कराने की, उनको चुनाव लड़ाने की। अब बस संभवतः घोषणा का इंतजार है कि वो कल शामिल होती है या कुछ और दिन का इंतजार लगता है। बिल्कुल पवन, क्योंकि जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ कैंट की सीट की बात कर रहे हैं, 2017 में जब अपर्णा यादव इस सीट से लड़ी थी तो हार गई थी। रीता बहुगुणा जोशी इनके साथ में थी, मतलब बीजेपी से वो थी रीता बहुगुणा जोशी और ये अपर्णा यादव भी थी, लेकिन ये हार गई थी चुनाव। देखिए, लेकिन इस बार जो है वो अपर्णा यादव बीजेपी के साथ में है और उनको संभवतः उनको लग रहा होगा कि अगर बीजेपी का कि एक माहौल बना हुआ है तो हो सकता है वो बीजेपी से जीत जाए। बिल्कुल पवन, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, तमाम अटकलों के बाद अब ये खबर मिल रही है कि अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल हो सकती है, बीजेपी का दामन थाम सकती है। देखिए, विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं लखनऊ के कि अपर्णा यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और इसके बाद जाने के साथ ही वो सबसे पहली जो उनकी मुलाकात होगी वो गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि कल पार्टी ऑफिस पर, दिल्ली में मुख्यालय पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। लखनऊ में वो मुख्यमंत्री कल दोपहर के बाद आने वाले हैं, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के वो भी दिल्ली में मौजूद है। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस वक्त दिल्ली में ही है। लिहाजा अपर्णा यादव जो है वो लखनऊ में ज्वाइन करने के बजाय वो दिल्ली में ही बीजेपी ज्वाइन करेंगी, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरीके से जिस सीट पर दावेदारी है उनकी, जिसका जिक्र आप कर भी रही थी, कैंट सीट पर पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी वहां से चुनाव जीती थी। 35,000 से लेकर 40,000 तक की वोटों का फासला था। कारण ये था कि कैंट सीट पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, वो रीता जोशी को बीजेपी में शामिल होने का उस वक्त फायदा हुआ था और ब्राह्मण वोटों के ध्रुवीकरण के चलते रीता बहुगुणा जोशी वहां से चुनाव जीत गई थी। हालांकि अपर्णा यादव चुनाव हारने के बाद भी काफी सक्रिय है वहां पर और उस सीट पे ही बिल्कुल अनामिका, क्योंकि 2017 में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी रीता बहुगुणा जोशी और अपर्णा यादव के बीच में। हालांकि अपर्णा यादव हार गई थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि टिकट मिलने, क्या टिकट उन्हें मिलता है या फिर नहीं मिलता है, और जब कल शामिल हो जाएंगे तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और कल अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार पहले आपको सुनाते हैं। वो इस बात की चिंता है
कि हमारे परिवार की हमसे ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। तौकीर रजा का एक विवादित बयान सामने आया है। बाटला हाउस में मरने वाले आतंकी नहीं, रजा का ये कहना है उन्हें शहीद दर्जा मिलना चाहिए था। तौकीर रजा का ये कहना है मुसलमानों ने कांग्रेस पेरोल पर छोड़ा। तौकीर रजा का ये बड़ा विवादित बयान सामने आया है। तो एक के बाद एक विवादित बयान, और ये जो बयान आया है उन्होंने ये कहा है कि बाटला हाउस में मरने वाले आतंकी नहीं है, ये कहना है तौकीर रजा का। उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, यह भी बात कहा गया है। मुसलमानों ने कांग्रेस पेरोल पर छोड़ा। तौकीर रजा का यह विवादित बयान सामने आया है बाटला हाउस कांड पर। मंच से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है। अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। और आगे भी खबरें जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौट